हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज नए थ्योरी पर काम करेंगे जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए क्या है ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसे इंग्लिश में आप सभी लोग ज्यादातर इंग्लिश में ही जानते हैं इसको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इसके नाम में है इसका काम छिपा हुआ है, इसको समझेंगे। इसके बारे में हम लोग अलग अलग प्रकार से पढ़ाई कर चुके हैं, आज उन्हें एक साथ कंजस्ट कर देना है, बस हो जाएगा। देखिए प्रतिलोम फलन ये पॉइंट 1 है, ओके, और दूसरा होगा त्रिकोणमितीय फलन पॉइंट नंबर 2। प्रतिलोम फलन त्रिकोणमितीय फलन, इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो पूरा टॉपिक का नाम आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी कि सबसे पहले जरूरी हो गए हमें प्रतिलोम फलन जानना होगा, त्रिकोणमितीय फलन जानना होगा। अगर हम दोनों को जान जाएंगे तो बहुत इजी होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को जानना। तो चलिए हम लोग जरा प्रतिलोम फलन, हाँ इसका चर्चा भी हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। अब पिछले क्लास देखिएगा, पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा प्रतिलोम फलन क्या है। प्रतिलोम फलन के बारे में परिभाषा किया गया है, जैसे कि मैंने क्या पढ़ा था, यदि f such that x to y, मतलब एक ऐसा फलन है x से y में परिभाषित है तथा एक अन्य फलन का अस्तित्व इस प्रकार से है जी जो y से x में परिभाषित हो। पढ़ाया गया है यदि f x से y में परिभाषित हो, g y से x में परिभाषित हो, अर्थात f x is equal to y, g y is equal to x। यदि ऐसा है, साथ में ये भी पढ़ाया गया है f o g is equal to y, g o f is equal to x, तो f इनवर्स is equal to g। अर्थात कहा जाए f इनवर्स y is equal to gy। क्लियर ना? यही अर्थात जो आपका f इनवर्स फलन होगा वो y टेंड्स टू x होगा। ये पढ़ाया गया पिछले क्लासेस में, आप लोग इसका थ्योरी देख लेंगे, पिछले क्लासेस में थ्योरी मिल जाएगा। यानी कि दो फलन, वो भी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फलन एकाकी आच्छादक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकाकी आच्छादक। हम इसे एक भाषा देंगे, अभी आप लोग समझिए केवल। यदि दोनों फलन एकाकी आच्छादक हो तो ही उनका प्रतिलोम संभव है, और जब प्रतिलोम संभव है तो f इनवर्स बराबर gy। यूं कहें f इनवर्स जो होगा y से x में परिभाषित होगा। यही है आपका प्रतिलोम फलन। अब हम इसे एक भाषा दे दें, अर्थात प्रतिलोम फलन लिखेंगे, डैश देंगे और एक भाषा दे देंगे जो कि आपको काम आएगा। चलिए लिख लेते हैं इसी को, जो मैंने लिखा है ना इसी को से हम भाषा देंगे प्रतिलोम फलन लिख करके। देखिए क्या भाषा दिया जाएगा, टॉपिक देंगे हम, क्योंकि हम इसका पढ़ाई कर चुके हैं। प्रतिलोम फलन माना कि एक फलन, माना कि एक फलन f such that x tends to y एकाकी आच्छादी है, एकाकी आच्छादी है तथा एक अन्य फलन, ध्यान दीजिए यहां जो चीजें मैंने लिखा वही मैं लिख रहा हूं। एक फलन f जो है x से y में एकाकी आच्छादी है, और एक अन्य फलन जो है g
y से x में, कहां से बाबू, y से x में, ध्यान दीजिएगा, y से x में एकाएकी आच्छादी है। ओके, फिर यही बात यहां तक तो लिख लीजिए, अर्थात और फिर FOG इज इक्वल टू GY। हो गया, आच्छादी है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यदि GY बराबर x का अस्तित्व इस प्रकार से हो, मैंने क्या लिखा, GY बराबर x, ये कब संभव हो, जब fx बराबर y। यदि GY बराबर x, यदि और केवल यदि fx इज इक्वल टू y हो, तो ध्यान दीजिएगा, fx इज इक्वल टू y हो तो gy बराबर x आ जाए, ऐसा कंडीशन हो तो फलन f का प्रतिलोम f इनवर्स बराबर gy। सिंपल, वही मैंने भाषा दे दिया, f इनवर्स बराबर gy। यानी कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि एक फलन एकाएकी आच्छादी हो जाए तो एक अन्य फलन इस प्रकार से जो y2x एकाएकी आच्छादी हो, या यूं कहे कि फलन f एकाएकी आच्छादी हो तो f इनवर्स बराबर gy। क्लियर, मतलब यूं कहें कि, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, f such that x to y, fx is equal to y for all x belongs to x तथा for all y belongs to y। क्लियर, साथ में g such that y tends to x, नहीं कि gy बराबर x, तो f इनवर्स बराबर gy बराबर x, यू कहे तो सच दैट टू y टू x। क्लियर, किसी भी फलन का जो प्रतिलोम फलन होता है उसके परांत से परिसर पर परिभाषित होता है। हाँ जी, जो फलन है ये परांत से परिसर है और इसका जो प्रतिलोम होगा जस्ट उसका उल्टा, यानी कि परिसर बनेगा परांत और परांत बनेगा परिसर। क्लियर, और इसी प्रकार से परिभाषित हो गया है। मैंने आपको समझाया कि प्रतिलोम फलन क्या है, मैंने इसको पहले भी पढ़ा दिया है, पहले क्लासेस में मिल जाएंगे, आपको पढ़ाया गया है इसको बेहतर ढंग से, इस पे गुणधर्म भी बताया गया है। यहाँ तो मैं केवल प्रतिलोम फलन का ही बात बताया ताकि आगे आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए, हम यहाँ से ही इसके ही थ्रू इतने ही से हम एक नया काम करें, एक नया चीज हम परिभाषित करें। देखिए, ये जो फलन हमने f इनवर्स gy लिखा है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि f इनवर्स y बराबर x सच दैट y टू x। ठीक है, क्लियर। अब आइए कुछ नया नया चीजें हम निकालें, कुछ नया नया थ्योरी को निकाल ड्राइव करें जो कि हमें इस चैप्टर को हल करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो आइए इसमें ही हम इतने से ही निकालेंगे, इसको अभी इतना इरेज कर लेते हैं, इसके नीचे को रखते हैं, इससे हम एक नया थ्योरी, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रतिलोम फलन के लिए आपको काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें f इनवर्स, जैसे कि आप कई बार ऐसा चीज पढ़े हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन देखे हैं आपने, साइन इनवर्स x बराबर x, ओके, कॉस इनवर्स कॉस y बराबर y, ऐसी चीजें आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जब आप एक्सरसाइज कहीं देखे होंगे, एक्सरसाइज देखे होंगे, क्वेश्चन देखे होंगे, आपको ऐसा मिल रहा होगा, सॉल्व करने के बाद आंसर यहीं लिख दिया जाता है। बट ऐसा क्यों होता है,
हम लोग ये काम करना है, इसका ही हम यहाँ से प्रूफ निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए काम करते हैं। यहां से हम दो अलग अलग थ्योरी निकाल लेते हैं। देखिए हमें fx बराबर y ज्ञात है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। यहां से हम दो और एक टॉपिक्स निकालेंगे, जैसे a को f इनवर्स ये ज्ञात करेंगे। देखिए a को f इनवर्स क्या होता है, तो f इनवर्स बाबू किस पर परिभाषित है, जरा देखिएगा तो y पर परिभाषित है, क्लियर ना। यहाँ पर ये चर मान y पर परिभाषित है, अर्थात f इनवर्स y। जरा हमको बताएंगे f इनवर्स y का वैल्यू बाबू x। तो देखिए हमने यहाँ x रख दिया, जरा बताएंगे fx का वैल्यू y, हमने यहाँ y रख दिया, यानी कि f को f इनवर्स y का वैल्यू केवल y आया। देखिए यही चीजें यहाँ से निकाली जाती है, x x यहाँ y, तो रिजल्ट हमारा कितना आया, y आया। चलिए सेकंड नंबर थ्योरी हम निकालेंगे f इनवर्स f। अब देखिए f किस पर परिभाषित है, x पर, fx है, अर्थात हम यहाँ x दे देंगे, f इनवर्स fx। देखिए तो हाँ fx का वैल्यू y डालिए। देखिए तो f इनवर्स y का वैल्यू कितना है बाबू, x आ रहा है। ये एक बात ध्यान देंगे जरा कि यहां जो मैंने टॉपिक्स को बताया था कि यहां y तो यहां भी y, जरा देखें तो यहां x, रिजल्ट हमारा x, क्लियर। तो अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हम अगर इस साइन को एक फलन हम f ले लें, साइन इनवर्स को इसका इनवर्स फलन ले लें, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, जिस पे परिभाषित हो, क्लियर ना। इसी के लिए मैंने थ्योरी दे दिया, तो आप लोग ये चीज समझ गए। हमें दो चीजें और मिल गई, f इनवर्स o f मिल गया। चलिए अब आगे पढ़ाई करते हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आप क्लास 11 में पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय फलन कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बाबू, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। हमें इन 6 त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में इस चैप्टर में, इस थ्योरी में पढ़ाई करनी है। यानी कि हम लोग फलन पढ़ चुके, सॉरी प्रतिलोम फलन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन। तब बारी बारी से प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन के लिए, सभी त्रिकोणमितीय जितने फलन है हमारे पास, उन सभी के लिए हम प्रतिलोम निकालेंगे कंबाइंड करके। तो चलिए आइए काम करें। हम यहां से पॉइंट डालें, अब त्रिकोणमितीय फलन, कुल कितने त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। देखिए त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं, ये क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं। पहला फलन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कुल 6 फलन है बाबू। नंबर 1 है, आप किसी को नंबर 1 नंबर 2 दे सकते हैं, नंबरिंग कोई जरूरी नहीं है। साइन x, ये एक फलन है, fx इज इक्वल टू साइन x, fx इज इक्वल टू साइन x। आप यूं कह सकते हैं एक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एक y इज इक्वल टू साइन y। लेकिन किसके लिए ये होता है, साइन फलन के लिए। किसका है, साइन का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म साइन होता है, साइन के लिए साइन x यूज होता है। दूसरा फलन होता है बाबू cos x, fx इज इक्वल टू cos x। cos x किसके लिए उपयोग होता है बाबू, कोसाइन फलन के लिए। तीसरा हम लोग यूज करते हैं tan x, tan x किसके लिए होता है, टेंजेंट के लिए। अगला फलन होता है cot x, और ये किसके लिए होता है, कोटेंजेंट के लिए। हाँ अगला fx का वैल्यू sec x, ये किसके लिए होता है, सेकेंड के लिए। और अगला बाबू fx इज इक्वल टू cosec x, और ये किसके लिए होता है, cosecant के लिए। ध्यान दीजिए
इन सभी के बारे में, इन सभी का प्रांत और परिसर होता है, लेकिन हम अभी सबको बारी बारी से रटेंगे नहीं, रट के नहीं चलेंगे, हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ऐसे पहले हम साइन का काम करेंगे, फिर हम लोग कॉस का काम करेंगे, टेन का काम करेंगे, कॉट का, सेक का और कॉसेक का। इस प्रकार से हम लोग 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन को बारी बारी से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग का होगा साइन फलन, अर्थात इस साइन फलन के लिए काम करेंगे। ठीक है, हम साइन फलन के बारे में परिभाषा उसको समझेंगे, साइन फलन को, इसका प्रांत परिसर कहां से कहां होता है, इसका प्रतिलोम फलन को किस प्रकार से सूचित किया जाता है, ठीक है, और इस पे कितने टाइप प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए काम करते हैं। हम पहला पॉइंट डालेंगे साइन फलन का प्रतिलोम, इसको समझेंगे। साइन फलन का प्रतिलोम है क्या? देखिए इसके लिए जरूरी है थोड़ा ग्राफ आप लोगों को समझाना। जब तक ग्राफ नहीं समझाऊंगा मैं, आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, बिना ग्राफ के समझ में नहीं आएगा। पॉइंट डाला जाए नंबर 1 टॉपिक, साइन फलन का प्रतिलोम। चलिए देखिए, हमें साइन फलन के प्रतिलोम के बारे में पढ़ाई करनी है। आप एक काम कीजिए, आप साइन फलन को एक फलन मानिए, क्योंकि जब तक फलन नहीं मानेंगे हम उस पर काम नहीं कर सकते। माना कि एक फलन हम f मान लेते हैं, f such that r tends to r, माना कि एक फलन f such that r tends to r, fx बराबर sin x पर, किस पर बाबू? sin x पर परिभाषित है। देखिए तो ये जो फलन है किस पे परिभाषित है? sin x पे। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, यहां तो हमें क्या मिल गया? आपने यहां देखा कि f such that r tends to r, हमें क्या मिला? f such that r tends to r। इसका मतलब है कि fx such that r tends to r, इसका मतलब ये हुआ कि sin x such that r tends to r। लेकिन क्लास 11th में आप लोग ये पढ़ाई कर चुके हैं कि साइन फलन का जो परिसर होता है, ये परिसर जो होता है हमेशा इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 ही होता है। इसके जितनी भी मान, आप कोई भी मान रखिएगा, इधर r में कोई भी वैल्यू रखिए थीटा के लिए, हर समय जो रिजल्ट आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा। ये तथ्य दिया गया है, लेकिन हम फिर भी इसके लिए काम करेंगे, ग्राफ दिखाएंगे किस प्रकार से आएगा, इंटरवल क्यों बना, इन चीजों को देखेंगे। तो परिसर हमें पता है, परिसर लिखेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि fx जो है ये भी r टेंस टू r हुआ। यूं कहें तो sin x का वैल्यू भी बाबू r टेंस टू r हुआ होगा ना, क्योंकि पहले से परिसर मालूम है। sin x का क्या होता है? -1 लिखेंगे, क्योंकि sin x का परिसर -1 होता है, जो कि हम पहले से जानते हैं। अर्थात बाबू अब sin x किस तरह परिभाषित हुआ? r⁻1। अच्छा एक बात बताइए, मैंने अभी क्या पढ़ाया आप लोग को? प्रतिलोम होने के लिए क्या जरूरी है? एकाकी अक्षांश। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? r मतलब का वास्तविक संख्याओं का भंडार, बट इधर -1। तो ये क्या हो गया? बहुएक फलन हो गया, इधर अधिक है और इधर कम है। सबसे पहला काम करना होगा, इस बहुएक फलन के लिए हमें इसका जो प्रांत है, यानी कि इसके प्रांत को हम
इसके प्रांत को कुछ निश्चित इंटरवल में अंतराल में यूं लिखेंगे ताकि -1 परिसर -1 के लिए यह एकाएकी आच्छादित हो जाए। बधाई हम इसके प्रांत को कुछ यूं इंटरवल में चेंज करेंगे अभी ताकि यह इसके परिसर के अकॉर्डिंग एकाएकी आच्छादक बन जाए। तो इसके लिए क्या जरूरी होगा? ग्राफ। मैं ऐसे ही बना दूं लिख दूं जिससे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। मुख्य मान शाखा, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मुख्य मान शाखा क्या है, क्योंकि ज्यादातर क्लासेस में बस यही पढ़ा दिया जाता है, इसके अंतराल को इंटरवल को लिख दिया जाता है -π/2 π/2, ओके ना, टेंड्स टू -1 ठीक है। लेकिन ये क्यों आया, कहां से आया, ये भी जानना जरूरी है। क्या है ये, क्यों इतना पर किया गया, क्या यही जो है इसके अलावा और नहीं होगा? मैं बोलता हूं और भी होगा, π/2 टेंड्स टू 3π/2 भी होगा, 3π/2 टेंड्स टू 5π/2 भी होगा। तो फिर समस्या हो गई कि उतना कैसे होगा। तो पहले ये जानना जरूरी है कि कितने कितने प्रकार से हम इन्हें अंतराल में बांट सकते हैं। जब हम ये जान जाएंगे तब जाकर के इन चीजों को समझेंगे आखिर इतना ही क्यों। तो ये बात जान लीजिए कि ये जो -π/2 π/2 लिखा जाता है ये मुख्य मान की एक शाखा होती है, यानी कि इसका जो मान है, चूंकि ये वास्तविक संख्याओं का समूह है तो कई बार ये टर्न करेगा, यानी कि बहुत ज्यादा हमें अंतराल मिलेंगे। बट उन शाखाओं में से एक ऐसी शाखा होती है -π/2 π/2 जिसे मुख्य मान शाखा कहा जाता है। चलिए आज हम सभी पर चर्चा करेंगे क्या है, लेकिन इसके लिए हमें जरूरी है ग्राफ को जानना। जब तक हम ग्राफ को नहीं जानेंगे हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो देखिए sin x का मान जो है r2-1 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या काम करना है, इसके प्रांत को परिवर्तन करना है। जब तक हम इसके प्रांत को परिसर के अकॉर्डिंग एक अंतराल तक फिक्स न कर लें तब तक यह एकाएकी आच्छादक संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग sin x का कुछ मान के बारे में बात करते हैं। तो ग्राफ के लिए हम लोग काम करेंगे। ग्राफ के लिए बाबू fx इज इक्वल टू हम एक y ले लिए ताकि दो हमें अक्ष मिल सके x और y के लिए। तो देखिए ना, तो sin x का वैल्यू बाबू y। अब आपको जितनी वैल्यू पता है उसी के अकॉर्डिंग आप यहां से थीटा का मान रखते जाएंगे और फिर ग्राफ बनेगा। रुकिए जरा बड़ा कर लिया जाए। ये मान आप जितना चाहेंगे उतना मान रख सकते हैं। मैं 2π तक ही दिखाऊंगा क्योंकि स्पेस कम हो सकता है। देखिए इसमें हम लोग चलेंगे 0 से लेकर के 360 डिग्री तक मान को लिखते चलेंगे। तो देखिए मान को हम लोग लिखेंगे, यहां मैं x लिख रहा हूं, यहां मैं y लिख रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मान लिखा जाए, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा लंबा होगा। तो देखिए आप लोग 0 डिग्री जानते हैं सभी लोग, 0 डिग्री होता है और 0 का साइन 0 का वैल्यू 0, ओके। इसके बाद बाबू 30 डिग्री सभी लोग जानते हैं, 30 को क्या लिखा जाता है, π/6। 30 के बाद 45 π/4, 45 के बाद 7 π/3, 60 के बाद 90 डिग्री π/2, क्लियर ना। फिर बढ़िए 120 डिग्री, 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ध्यान दीजिएगा 2π/3 और 120 के बाद आएगा 135, ये हो जाएगा 3π/4 और 150 डिग्री और ये हो जाएगा 5π/6 और फिर 180 डिग्री यानी कि केवल पाई। चलिए आगे का मान 180 फिर आगे बढ़ते हैं।
हमें क्या मिलेगा 180 के बाद 210 डिग्री, अर्थात इस बार हमें जो मिलने वाला है ये 210, 30 का अंतराल होता है, ठीक ना। तो 210 कितना होगा 7 पाई बटा 6, फिर 210 के बाद फिर 15 बढ़ेंगे तो 225 डिग्री, और ये वैल्यू होता है 5 पाई बाई 4 का, फिर बढ़ेंगे तो 240 डिग्री, और ये वैल्यू होता है 4 पाई बाई 3 का, और ये होता है फिर आगे बढ़िएगा तो 270 डिग्री, यानी कि 3 पाई बाई 2 के लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो 70 से आगे बढ़िए, फिर आ गया 300 डिग्री, और ये जो 300 डिग्री होता है ये 5 पाई बाई 3 होता है, फिर 315 डिग्री, और जो 315 डिग्री का मान होता है वो बदलता है आपको 7 पाई बाई 4, और फिर 330 डिग्री, और ये जो मान है वो आपका हो जाएगा 11 पाई बाई 6, अब फिर हो जाएगा 360 डिग्री, और ये हो जाता है 2 पाई। ठीक है, अब हम इनके मान रखते हैं, ग्राफ को समझना है अच्छे ढंग से, काम आएगा। चलिए 30 का मान होता है 1/2, 1/√2, √2 बट्टा √3/2, ओके। फिर यहाँ मान 1 होता है, फिर जब ही हम दूसरे चतुर्थांश से पहुंचते हैं, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, फिर यहाँ से तृतीय होता है, फिर चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो प्रथम में जाएंगे प्लस, द्वितीय में भी ये प्लस ही रहता है, मान को रख लेते हैं। ये चीज आप लोग क्लास 11th में अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। फिर ये बाकी सब ये माइनस हो जाएगा मान, ओके। फिर आगे बढ़ेंगे, चतुर्थ में भी ये माइनस ही होता है, तो इस प्रकार से आप लोगों का मान हमने लिखा, केवल किसके लिए, प्लस के लिए। अगर माइनस के लिए बनाइएगा तो इसका जो मान होता है, अगर केवल माइनस आप रख देंगे, सब में माइनस पुट कीजिए, क्योंकि जितना हम प्लस जाएंगे उतना ही हम माइनस जाएंगे, हम दोनों तरफ ग्राफ पर जाएंगे, प्लस भी और माइनस भी। तो हमने केवल प्लस रखा है, माइनस में मैं आपको बता दूं कि जब भी आप माइनस जाओगे सेम यही वैल्यू होगा, साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है, सबके रिजल्ट में माइनस चिन्ह से बदल जाएगा। ठीक है, कितना लिखिएगा, स्पेस नहीं बचेगा। तो चलिए हम इसका अब ग्राफ करते हैं, जब तक ग्राफ नहीं करेंगे क्लियर नहीं होगा। हम ग्राफ से बेहतर ढंग समझेंगे इसको। तो देखिए अब आते हैं हम लोग ग्राफ पर। चलिए इसे प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे हम कहां तक, 2 पाई उधर भी है, 2 पाई इधर भी। चलिए प्लॉटिंग किया जाए। 0 यहां आपका 0 डिग्री हो गया, तो इसे हम लोग लिखेंगे π/6, इसको लिखेंगे π/4, इसको लिखेंगे π/3, ओके, इसको लिखेंगे π/2। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे 2π/3, यहां पढ़ेंगे 3π/4, यहां पढ़ेंगे 5π/6, ओके। फिर जाएंगे तो केवल पाई, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें मिलेगा 7π/6, 5π/4, 4π/3, 3π/2। नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 5π/3 एंड 7π/4 एंड 11π/6, फाइनली 2π। ध्यान दीजिएगा, जितना हम इधर प्लस गए उतना ही हमसे इधर माइनस में आएंगे। तो देखिए है ना, ये π/6 है,
ग्राफ से बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ग्राफ से ही आपका इसका इनवर्स क्लियर हो जाएगा। देखिए पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 2। ओके, फिर 2 पाई अपॉन 3, 3 पाई अपॉन 4, 5 पाई अपॉन 6, इसके बाद पाई, फिर बढ़िए 7 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 4, 4 पाई अपॉन 3, 3 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 3, इसके बाद 7 पाई अपॉन 4, 11 पाई अपॉन 6 एंड लास्ट 2 पाई। यह आपका एक्स एक्सिस हो गया बाबू, और जो ऊपर है ये वाई एक्सिस है। इस पर आपको पता है प्रांत इसका जो होता है ना वो हमेशा -1, ऊपर +1, नीचे हाईएस्ट -1। हम मिडिल में हाफ ले लेंगे और मिडिल में हाफ ले लेंगे जो कि माइनस प्लस दोनों होगा। आइए हम इसको प्लॉटिंग करें। पहला पॉइंट होगा 0 0, यानी कि फाइनली यहां पर ही होगा। आगे बढ़िए, π/6 पर 1/2 वैल्यू देखिए तो नहीं, बिल्कुल यहां होगा। फिर π/4 पर 1/√2, 1/√2 कुछ ज्यादा होगा, इससे इसका वैल्यू जो होगा कुछ ज्यादा होगा, यानी कि समथिंग मोर। फिर π/3 √2/2, 3/2, ये थोड़ा और ज्यादा होगा वैल्यू इसका। फिर आगे बढ़िए, और लास्ट में 1, यानी कि पूरा का पूरा यहां तक पहुंच गया। ठीक है, अब आइए अब जरा काम कीजिए, फिर मान में आइए आपको। देखिए यहाँ पे फिर √3/2, 2π/3 का जो वैल्यू है यह √3/2। फिर इसके बाद सेम 1/√2, फिर इसके बाद सेम 1/2, लास्ट में पाई। ठीक है ना, लास्ट में आपका बाबू पाई। फिर आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा -1/2, सीधा -1/2 पर आ जाइए। फिर -1/√2, समथिंग मोर और समथिंग मोर, और लास्ट 3π/2 पर -1 के लमसम बराबर चला जाएगा। ठीक ना वैल्यू। इसके बाद फिर जब इधर आगे जा रहे हैं आप तो माइनस में ही √3/2 जा रहा है आपका वैल्यू, और ये वैल्यू कुछ यूं कम होगा और ये वैल्यू कुछ यूं कम हो जाएगा। और लास्ट होगा लास्ट आपका 2π का वैल्यू 0 हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम यहां भी आएंगे तो देखिए जब ही हम माइनस की ओर बढ़ेंगे इस साइड सारा उल्टा हो जाएगा वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू यहाँ प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है प्लस होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ये सब माइनस में, यानी कि फर्स्ट में 1/2 आपका ये वैल्यू है। फिर इसके बाद समथिंग मोर थोड़ा ज्यादा होगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा और लास्टली 1 हो जाएगा। π/2 के सामने ये 1 हो जा रहा है। फिर वैल्यू बाबू माइनस में ही घटते हुए जा रहा है, देखेंगे आप लोग। ठीक है, π/6 के सामने ये आपका वैल्यू 1/2 होगा और लास्ट में डायरेक्ट आपका चल जाएगा 0 पर। फिर अब ये जो माइनस है ये प्लस बनेगा, प्लस वाला माइनस वाला दोनों प्लस बन जाएगा, यानी कि फिर जाएंगे तो एक के बाद में पढ़ेंगे हम कहां 1/2 पर। फिर ये वैल्यू कुछ इससे ज्यादा होगा, ये वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होगा और लास्टली ये पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। फिर घटेंगे
तो थोड़ा सा ये कम है, देखिए √3/2 1 से थोड़ा कम होगा, 1/√, उससे थोड़ा कम होगा, और ये जो है ये 1/2 के लमसम होगा, और ये तो फाइनली हमारा वही डायरेक्ट 0 हो जाएगा। देखिए कुछ यूं मिला। चलिए हम इस ग्राफ को एक साथ जोड़ देते हैं लाइन से, तो देखिए क्या मिल रहा है। मिल रहा ना? अब देखिए रफ स्केच करने में गड़बड़ी हो रही है। चलिए कुछ रफ स्केच में गड़बड़ी होगा ही। देखिए हमें कुछ यूं स्केच मिल गया, तो आप अब देख लें कितने टर्म मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा हमें टर्म मिल रहे हैं। ये अलग अलग टर्म को अलग अलग जो घुमाव हो रहा है, अगर इन्हें हम बांट दें तो हमें इसका एक अंतराल मिलेगा। जैसे देखिए बटा जाए, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको π/2 से ज्वाइन कर दूं और यहां मैं 3π/2 से ज्वाइन कर दूं, तो देखिए एक अलग घुमाव हुआ ना, जितना यहां से घुमाव उतना ही यहां कर्व बन रहा है, और सेम कर्व उसी प्रकार से बट उल्टा अपोजिट साइड में यहां बन रहा है। यानी कि मैं चाहूंगा तो यहां भी इसे दे सकता हूं कर्व, यहां से यहां तक का। अगला फिर यहां से मैं यहां भी ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि एक कर्व ये भी कटेगा, एक कर्व ये कटेगा, एक कर्व ये कटेगा, और ऐसे मोड बढ़ते जाएंगे। इसका कोई अनलिमिटेड है, ये आप बढ़ाते जा सकते हो, अनलिमिटेड है ये, कितना भी आप जाओगे कितना भी जाओगे, रुकने वाला नहीं है। यही है साइन का ग्राफ, साइन फलन का ये ग्राफ है, ये रुकने वाला नहीं है, इंक्रीज जाएगा क्योंकि r से। बट हाँ ये देखिए हर बार इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है कितना है, ये आया है 3π/2 -1, और ये आया है π/2 1। यह वैल्यू कितना है -π/2 1। जरा देखिए इसमें हमने माइनस छोड़ दिया, लगाना माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल हम लोग लेफ्ट साइड में चले गए हैं। और इसका बाबू कितना पॉइंट आया है -3π/2 +1। तो अब क्या देखें, माइनस प्लस इतना ही जा रहा है, यानी कि हर जगह चाहे हम जितना भी वैल्यू रखें, हमारा हाईएस्ट वैल्यू +1 और लोएस्ट वैल्यू -1, इसके बीच में ही सारा वैल्यू वैरी करेगा। इससे ज्यादा नहीं होगा और इससे कम नहीं होगा, उसके बीच में ही वैल्यू रहेगा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहां हम बहुत इंटरवल देख रहे हैं कि यहां से π/2 से 3π/2 के बीच का आप कोई भी मान रखिएगा, इस सब के लिए 1 से चल करके -1 तक रुक जाएगा। एक मिनट, -π/2 से π/2 तक चलिएगा तो -1 से चल करके 1 तक रुक जाता है परिसर इसका। फिर देखिए 3π/2 से चल करके अगर हम -3π/2 से -π/2 के बीच की बात करेंगे, अगर ग्राफ को हम ऐसे टर्न करते हैं, इसका भी परिसर 1 से लेकर के -1 तक रुक जाएगा। नेक्स्ट इधर से अगर हम और ज्यादा पीछे से आए, हर बार पीछे से आए, चलते जाएं तो हमें क्या, यहाँ -π/2 से आएंगे -3π/2 तक, तो -1 से 1 तक, यानी कि हमें अनगिनत शाखाएं मिल रही है। चलिए हम इंटरवल को लिखेंगे, जरा ये देखिए इंटरवल होगा हमारा यहां से यहां तक के बीच में इंटरवल का हम लोग लिखेंगे π/2 टेंड्स टू 3π/2 क्लोज इंटरवल। ओके, और ये इंटरवल जो होगा हमारा
ये होगा -π/2 टेंस टू π/2। ओके, नेक्स्ट इंटरवल, ये जो इंटरवल होगा हमारा -3π/2 टेंस टू -π/2। इसी प्रकार से आप इंटरवल को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सभी के लिए परिसर जो है, यानी कि अगर हम यहां से यहां तक का वैल्यू पुट करेंगे साइन के लिए, तो परिसर हमारा क्या मिलेगा, 1 से माइनस ओके साइन x का, यही मिल रहा है ना। अगर हम इसका बात करेंगे तो ये कितना जाएगा, -1 से 1 तक, और इसका बात करेंगे तो ये कहां तक जाएगा, 1 से -1 तक। और सभी पर साइन फलन जो है एकाएकी आच्छादक दोनों होगा प्रत्येक अंतराल के लिए। अर्थात हम लिख सकते हैं कि अंतराल जितने भी बनेंगे हमारे, उन सबके लिए एकाएकी आच्छादक, अर्थात सब पर ये परिभाषित है और सभी के लिए इसका प्रतिलोम संभव है। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोग समझ गए। ग्राफ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि साइन फलन का ग्राफ है, हम बारी बारी से पढ़ाएंगे, सभी फलन के ग्राफ के बारे में नॉलेज देंगे। ठीक है, ये हमें अच्छा समझ में आया बढ़िया से साइन फलन का ग्राफ। अब चलिए हम इसे एक भाषा दे देते हैं, लिखते हैं। ये तो समझ गए आप लोग ना बाबू, कि कहां से कितना कितना अंतराल क्यों बन रहा है। हर बार कर्व का बात किया जाएगा, एक कर्व होना चाहिए। अंतराल देखिए, यहां से गोल घूम के यहां तक चला गया, ये एक कर्व हो गया, यहां से यहां तक का एक कर्व हो गया, फिर यहां से यहां तक का एक कर्व, यहां से यहां तक एक कर्व, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा एक कर्व, फिर आएगा ये इनफाइनाइट बढ़ता जाएगा, रुकने वाला नहीं है, रियल नंबर से। तो इसमें से कोई भी अंतराल के लिए आप साइन फलन को एकाएकी आच्छादक रख सकते हैं और उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे। तो क्या लिखें, अतः साइन फलन के प्रांत एकाएकी आच्छादक के लिए अंतराल कितना लिखेंगे, π/2, यहां से लिख देते हैं -π/2 π/2, ओके, π/2 3π/2, ओके, माइनस हो जाएगा -3π/2 -π/2, ओके, आगे बढ़िए। और हमें एक अंतराल, 2 अंतराल, 3 अंतराल और बढ़ा दें तो और भी हम जा सकते हैं, -5π/2 -3π/2। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इत्यादि पर परिभाषित है। देखिए ना, ये मैं इतना क्यों गेस कर दिया, तो आप एक बात ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक की टोटल दूरी पाई है। कितना है बाबू, पाई। देखिएगा, यहां से यहां तक की टोटल दूरी पाई, फिर आगे जितना आप आगे बढ़ेंगे, जो कि यहां एक टर्म आएगा, उसके भी बीच की दूरी पाई कितना होगी, पाई। यहां से पीछे आप जितना भी जाएंगे, ये कितनी दूरी होगी, पाई। अर्थात पाई घटा दीजिए, पाई जोड़ दीजिए। अगर आपको नेक्स्ट अंतराल चाहिए तो नेक्स्ट अंतराल के लिए क्या करना होगा, यानी कि पाई आपको ऐड करना होगा, और पाई लिखेंगे, इसको समझते हैं, पाई ऐड कीजिए और पाई सब्ट्रैक्ट, पाई को जोड़ दीजिए और पाई को घटा दीजिए, और कुछ नहीं, बहुत आसान है। -π/2 में से पाई घटाइए, n पाई पीछे जाने के लिए, और π/2 में n पाई जोड़ दीजिए आगे जाने के लिए।
जितना आपको आना चाहिए, ठीक ना। ओके, कुछ बस यूं ही प्रकार के हमें मिलते जाएंगे अंतराल, इन सभी के लिए क्या कि आच्छादक ये परिभाषित है। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी इरेज करने का समय आ गया है, जगह नहीं हमारे पास। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग साइन फलन का ग्राफ अच्छे से समझे होंगे। अब अगले क्लास में भी हम आप लोग को जब कॉस का पढ़ाएंगे, कॉस के लिए प्रतिलोम, तो वहां भी मैं कॉस का ग्राफ, यानी कि 6 प्रतिलोम फलन के लिए मैं ग्राफ समझा करके ही आपको आगे बढ़ूंगा, बिना ग्राफ के मैथ नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, अतः हम ये लिख सकते हैं कि sin x जो है वो परिभाषित होगा किस पर, -π/2 π/2 टेंस टू -1 sin x किस पर भी परिभाषित होगा, π/2 टेंस टू 3 π/2 -1 अंतराल यही जाएगा इसका। यूं हम बढ़ते जा सकते हैं sin x के लिए, सॉरी इसका अंतराल चेंज होगा, 1 - 1 होगा, यह अंतराल थोड़ा चेंज हो जाएगा। और वैसे ही हम आगे बिल्कुल बढ़ते जा सकते हैं, sin x के अगला पड़ाव होगा 3 π/2 π/2, तो यहां पर यह हो जाएगा 1 पर परिभाषित होगा। यूं कह सकते हैं, अगर हम कुछ पीछे चले जाएं, प्रीवियस में से भी पीछे, तो -3 π/2 -π/2 ये परिभाषित होगा 1 पर, और कुछ और पीछे चले जाएं तो हमें मिल जाएगा -5 π/2 -3 π/2, और ये परिभाषित होगा, सॉरी लोअर अपर ही हमेशा लिखा जाता है, चलिए, और ये परिभाषित होगा, कोई वैल्यू रखिएगा -1 इस प्रकार से अनेक शाखाएं परिभाषित होंगी इत्यादि, इसका अंत नहीं है। अनेक शाखाएं हमें मिलेंगी जिनके लिए एकाकी आच्छादक ये संभव है, ठीक है। एक पॉइंट डालते हैं, चूंकि साइन फलन के प्रतिलोम को साइन इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? साइन इनवर्स के द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर ना? इस कारण से बाबू अगर हम साइन इनवर्स का बात करेंगे, यानी कि यदि f such that x tends to y, fx is equal to y, sin x is equal to y, तो x is equal to sin inverse y। क्लियर ना? x is equal to sin inverse y प्रतिलोम संभव है, क्योंकि अब यह एकाकी आच्छादक हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो फलन है किस पे परिभाषित होगा? y tends to x। क्लियर ना? तो इन सभी के लिए यदि हम साइन इनवर्स फलन का परिभाषा दे दें, हम इन सभी के लिए हम साइन इनवर्स फलन का परिभाषा दें तो हमें क्या मिलेगा? चलिए, साइन इनवर्स अगर हम y दे दें या x दे दें तो हमें क्या मिलेगा? -1 टेंस टू π/2 टेंस टू -π/2 मिलेगा। इसके लिए साइन इनवर्स y सच दैट -1 टेंस टू π/2 3π/2। अगला बाबू साइन इनवर्स y सच दैट -1 टेंस टू 3π/2 π/2। अगला साइन इनवर्स y सच दैट -1 टेंस टू -3π/2 π/2। अगला साइन इनवर्स y सच दैट -1 टेंस टू -5/2 3π/2। देखिए, यदि साइन फलन इस प्रकार से हो तो इनवर्स इसका प्रांत परिसर उलट जाएगा। ठीक है,
साइन फलन के प्रतिलोम को साइन इनवर्स किसके द्वारा, साइन इनवर्स के द्वारा सूचित किया जाता है। ये भी आप लोग क्लियर हो गया। यानी कि यूं हम कहें तो साइन इनवर्स देखिए बहुत सी शाखाएं मिल गई, हमें बहुत प्रकार की शाखाएं मिल गई। तो एक खास बात है, मैं शुरू में ही समझाया था कि ऐसी शाखा जिसका परिसर हमेशा परिसर पाई माइनस पाई बाई टू, ये थोड़ा मैंने गलती लिख दिया है, माइनस पाई बाई टू यदि हो इनवर्स का तो इसे क्या बोला जाएगा, मुख्य मान शाखा कहा जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग परिभाषित कर लेंगे। लेकिन ये चीजें आप लोगों को बेहतर समझ में आ गई तो हम आगे बढ़े। हम ये चीज समझाइए कि बहुत सी शाखाएं होंगी, इसे सूचित करना आप लोग सीखे। अब हम मुख्य मान शाखा को परिभाषित करेंगे और उसके मान को ले आएंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो जरा ये देखिए ना, हम इस पर भी एक को एफ निकाल लें, यानी कि साइन ए पर साइन एक्स निकाल लेते हैं। जरा कुछ एक दो नोट्स कर लेते हैं जो काम आएगा हमें। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स के बारे में पूछ दिया जाए कि इसका सॉल्यूशन कितना। देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन एक्स का वैल्यू बाबू वाई और साइन इनवर्स का वैल्यू, साइन इनवर्स का वैल्यू एक्स। मिल गया आंसर। यहां एक्स, ये देखिए यहां एक्स तो रिजल्ट भी आपका एक्स होगा। क्लियर ना। और देखिए यदि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए साइन इनवर्स वाई, तो देखेंगे साइन इनवर्स वाई का वैल्यू एक्स और साइन एक्स का वैल्यू वाई, यानी कि यूं कहें यहां वाई तो यहां रिजल्ट हमारा वाई। ठीक ना। तो चलिए अब जरा मुख्य मान शाखा के बारे में बात कर लें, मुख्य मान के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अब टॉपिक है हमारा मुख्य मान शाखा, या इसको दूसरा काम मुख्य शाखा भी कहा जाता है। लिख देते हैं साइन इनवर्स, है ना, कि वह शाखा जिसका परिसर कितना होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो, उसे मुख्य मान शाखा कहा जाता है तथा प्राप्त मान को मुख्य मान कहा जाता है। ठीक ना। अर्थात इसका मतलब हो गया आपको कि साइन एक्स सच दैट माइनस पाई बाई टू टेंस टू माइनस 1, तो साइन इनवर्स जो y होगा माइनस 1 टेंस टू माइनस पाई बाई टू। ठीक है, क्लियर। यहाँ जो x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टेंस टू पाई बाई टू, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू माइनस 1। आप x y की जगह थीटा वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, बहुत जगह थीटा पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, a b c कुछ भी रख सकते हैं। ठीक ना। और साइन इनवर्स y का जो मान होगा,
साइन इनवर्स y का जो मान होगा हमारा y इज इक्वल टू थीटा, जो थीटा होगा, ये जो थीटा होगा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टेंस टू π/2, इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य मान। ठीक ना। तो बाबू इस प्रकार से हम लोग साइन इनवर्स के प्रतिलोम के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लिए हैं। इसका प्रांत, साइन इनवर्स का प्रांत जो होता है -1 होता है मुख्य मान का, परिसर -π/2 से π/2 तक होता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करें जो कि आप लोगों को क्वेश्चन में काम आएगा। देखिए एग्जांपल हमारा क्या होगा, कितने टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको उन सारे क्वेश्चंस को वर्क करना होगा। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्वेश्चन आ सकता है साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स 1/2। आप हमको बताइए कि साइन, भाई लोहा लोहा से कटेगा। अभी मैंने बताया कि साइन इनवर्स साइन x का ही मान x होगा, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 साइन में कितने थीटा का, क्योंकि आपको मैंने ये भी लिखा कि साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 π/2। अर्थात आपको ऐसा वैल्यू जानना होगा, ऐसा वैल्यू डिटरमाइन करना होगा जो कि -π/2 और π/2 के बीच का ही हो। तो ध्यान दीजिए 1/2, अभी मैंने आपको जब ग्राफ कराया मैंने वहां इसका मान भी लिखा है, कितना था, साइन π/6 का ये वैल्यू होता है। अर्थात साइन इनवर्स साइन π/6, साइन इनवर्स साइन y का वैल्यू y हो गया, अर्थात π/6। देखिए बिलोंग्स कर रहा है ना -π/2 π/2 के बीच में, बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो पॉजिटिव में था, इसका दो ही टाइप आता है, निगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा निगेटिव में दिक्कत आती है, लेकिन वो भी इजी है। देखिए अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे कि सर माइनस तो हम साइन और ये कितने का वैल्यू π/3 का यूं लिख लिए, बट सर साइन इनवर्स जो होता है वो माइनस होता है, साइन माइनस होता है किसमें, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यू कह सकते हैं π+π/3 या 2π-3, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो मान है पाई से ज्यादा, π/2 से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो घबराइए नहीं, एक और रास्ता है अभी नेगेटिव के लिए। मैंने ये भी बताया कि साइन -θ का वैल्यू -sin θ क्लास 11 में है, ठीक है। यानी कि जब हम इससे ये वैल्यू जा सकते हैं, तो क्या इससे हम ये नहीं आ सकते हैं? तो क्या अब हम यहाँ साइन -π/3 नहीं कर सकते हैं? बहुत इजी है, यही काम करना है आप लोग को, ठीक है। साइन माइनस है तो माइनस अंदर लगा दीजिए और देखिए साइन इनवर्स कैंसिल, -π/3 एकदम आसान। ये भी जो वैल्यू है -π/2 टेंस टू π/2 के बीच में है। क्लियर। बस यही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपके फंसाए जाएंगे, क्वेश्चंस दे देंगे। हाँ, इसमें और कंजस्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, टफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे चलिए हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं, अपने से क्वेश्चन देते हैं, ये समझ में आ जाएगा बढ़िया सा एकदम। प्लस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस होगा तो उस माइनस साइन को अंदर इस रूल के अकॉर्डिंग आपको ले जाना होगा, ठीक है। ये माइनस अंदर ले जाइए और रिजल्ट माइनस में आएगा। क्लियर ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा कहीं कुछ अलग टाइप से, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए अगला एग्जांपल
साइन इनवर्स इसके बाद आपको वैल्यू आ जाएगा tan π/4। देखिए tan π/4। अब कहेंगे सर साइन से tan π/4 कैसे सॉल्यूशन होगा? आप तो बताए हैं कि साइन इनवर्स से साइन ही कैंसिल होगा, tan कैसे होगा? सही बात है, पर बहुत इजी है। देखिए क्या आपको tan π/4 का वैल्यू पता है ना? कितना होता है? 1। अब बताइए साइन में 1 कितने रेडियन का वैल्यू होता है बाबू? साइन π/2 का होता है। साइन कैंसिल, π/2 कैंसिल कर लीजिएगा, बहुत इजी है, हो जाएगा ना? ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इस पे कॉस से रिलेशन कर देते हैं इसका। साइन इनवर्स कॉस π/3। जरा देखेंगे तो cos π/3 का वैल्यू कितना होगा बाबू? cos π/3 1/2। सिंपल वैल्यू रखिए 1/2। और 1/2 साइन में कितने रेडियन का वैल्यू होता है? साइन π/6। साइन कैंसिल, π/6। यानी कि अब आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो गई है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी है सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा इनवर्स का। कर लीजिएगा साइन के क्वेश्चन कैसा भी हो जाएगा ना। चलिए अब एक नया काम करेंगे, थोड़ा सा एक अलग हम थ्योरी आपको क्लियर कंसेप्ट देंगे। प्रांत ज्ञात करना, जैसे कि ये तो आपका परिसर सेंसर आ गया ना। अब कहीं कहीं क्वेश्चन, ये 11th का है पर 12th में कहीं कहीं क्वेश्चन आता है। 11th में था साइन का प्रांत, लेकिन 12th में आपको साइन इनवर्स का प्रांत ज्ञात करना सिखाऊंगा मैं। इस साइन इनवर्स का प्रांत आप कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए दिखाइए। मान लीजिए आपको प्रांत ज्ञात करने के लिए वो क्वेश्चन दे दे, तो आप सोचेंगे कि सर ये तो क्या हो गया, आपने कितना पढ़ा है, प्रांत नहीं बताया। पर काफी आसान है। एक क्वेश्चन मैं कर दूं, साइन इनवर्स 2x + 3, ध्यान दीजिए, का प्रांत। अगर इसका मैं प्रांत ज्ञात करूं, जब कोई भी फलन हो, आप क्या जानते हैं हल में मैं बता दूं, चूंकि साइन इनवर्स x का प्रांत बाबू क्या होता है? -1/1। अर्थात इसका कहने का मतलब ये जो x का वैल्यू होगा -1 से बड़ा बराबर छोटा बराबर 1 से। अब देखिए 2x + 3 भी जो है के लिए यह सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा कि इसका भी मान जो है 2x + 3 का भी टोटल मान जो होगा -1/1 के बीच में ही होगा। एक काम करते हैं, क्लास 11 का ही काम करेंगे। हमें बाबू x से सॉल्यूशन चाहिए ना, प्रांत हम x पर लिखेंगे। अर्थात इसमें से देखिए दो गुणा है इसको हटाएंगे, 3 जोड़ है इसको हटाएंगे, तो पहले जोड़ हटाएंगे। जोड़ हटाने के लिए इसके इनइक्वालिटी बोलते हैं, असमिता। तो दोनों तरफ सब में 3 घटा दीजिए। -1 - 3 2x + 3 -3 1 - 3। देखिए रिजल्ट कितना आ गया? -4 3 कैंसिल आउट एंड -2। अब आप देखिए सब में सामने 3 घटा दिए। अब ये काम कीजिए, अब आप 2 से सबको विभाजित करिए। देखिए यहां भी 2 से विभाजित करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। देखिए ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। अर्थात अब क्या मिला? -2 से बड़ा छोटा, सॉरी बड़ा या बराबर, और -1 से छोटा या बराबर आ गया x के फॉर्म में। सॉल्यूशन ध्यान दिए, जो भी थीटा लगा रहेगा उसके लिए हम संतुष्ट करेंगे समीकरण को। इस प्रकार से x के जगह मान को प्रतिस्थापित करेंगे और उसमें से जो जो संख्याएं जोड़ी घटाई जो भी गई होंगी उन्हें हम बारी बारी से हटा देंगे और फाइनली हम कितना लाएंगे?
x, इसके तर्ज में हम x लाएंगे तब ना प्रांत लिख सकते हैं। अतः प्रांत बराबर इधर से उठाएंगे -2, इधर से उठाएंगे -2। क्लियर ना? तब इस टाइप के भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना? आसान एकदम। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में हम लोग कॉस यानी कोसाइन के प्रतिलोम के बारे में पढ़ाई करेंगे।